अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने जो है थर्ड प्री टेस्ट में जो फिज़िक्स से जो चैप्टर दिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो है फ़र्स्ट लेक्चर जो है मैंने बना चुकी हूँ, मैंने अपलोड भी कर दिया है। उम्मीद है कि आप सब ने जो है वो लेक्चर ज़रूर देखा होगा, जो कि ओहम्स लॉ के नाम से है। और ये जो है हमारा सेकंड लेक्चर है, जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के नाम से है। ये पीएमसी का सिलेबस का सेकंड टॉपिक है। इसको जो है स्टार्ट करते हैं। और ये मुझे उम्मीद है कि आपने फ़र्स्ट टॉपिक को देखा होगा और फिर उसको देखने के बाद अपनी सेम टेक्स्ट बुक से या कोई भी अपनी प्रोविंस की बुक से उसको लाजमी रीड किया होगा। ये जो है हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। मैं जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को स्टार्ट करने लगी हूँ। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द स्लोप डिक्रीज फॉर इंक्रीज ऑफ वोल्टेज फॉर फिलामेंट बल्ब्स। अब ये जो मैंने बताया था ना कि फिलामेंट बल्ब क्या है, ये एक नॉन ओहमिक कंडक्टर है, ठीक है। वो मटेरियल जो कि ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मैंने कहा था कि उसे हम नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं, ठीक है, या नॉन ओहमिक मटेरियल कहते हैं। तो फिलामेंट बल्ब क्या है, एक नॉन ओहमिक मटेरियल है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि स्लोप जो है वो डिक्रीज़ होता है, मीन स्लोप जो है वो गिरता है जब इंक्रीज़ होता है वोल्टेज, ठीक है। मतलब वोल्टेज के इंक्रीज़ होने से स्लोप गिरता है, और ये फिलामेंट बल्ब में होता है, जो कि मैंने कहा था कि ये जो है ओहम्स लॉ पर एप्लीकेबल नहीं है, ओहम्स लॉ को ये फॉलो नहीं करता, इसी वजह से इसका स्लोप डिक्रीज़ होता है। रेजिस्टेंस डिक्रीज शार्पली एज टेम्परेचर राइजेस फॉर थर्मिस्टर। अब ये थर्मिस्टर भी मैंने बताया था कि ये भी एक नॉन ओहमिक मटेरियल है, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि ओहमिक मटेरियल जो कि ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और जबकि नॉन ओहमिक मटेरियल उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, या तो राइज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे जैसे कि थर्मिस्टर में टेम्परेचर राइज़ होता है, ठीक है, जबकि ओहमिक मटेरियल में ओहम्स लॉ में ये कंडीशन थी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि थर्मिस्टर जो है ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, राइज़ हो जाए। मीन रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। मीन अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी, किस में, थर्मिस्टर में, जो कि क्या है, नॉन ओहमिक मटेरियल है, ठीक है। मैं यहाँ दिखा देती हूँ कि टेम्परेचर जो है उसका रिलेशन रेजिस्टेंस से क्या है, इन्वर्स। ये समझ आ रहा है ना कि एक इन्वर्सली रिलेशन है, नॉट डायरेक्ट। अगर टेम्परेचर थर्मिस्टर में जो है इंक्रीज़ हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये थर्मिस्टर है और ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, मीन टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, जबकि ओहम्स लॉ के लिए ये कंडीशन थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्मिस्टर डू नॉट फॉलो ओहम्स लॉ, ठीक है। क्योंकि इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जबकि ओहम्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया था। The IV graph of semiconductor diode shows that it is also non-linear graph। और जाहिर से बात है कि सेमीकंडक्टर हो या थर्मिस्टर हो या फिलामेंट बल्ब हो, इन तीनों में टेम्परेचर चेंज होता है, इसी वजह से ये जो है ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। और क्योंकि ओहम्स लॉ में टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखा जाता है, तो जैसे कि ओहम्स लॉ में ये जो ओहम्स लॉ था, इसका जब हमने वोल्टेज और करंट से के दरमियान जब हमने ग्राफ बनाया था, तो इसका ग्राफ क्या आ रहा था, एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, ठीक है। ये था ओहम्स लॉ। जबकि मैंने ये बताया कि थर्मिस्टर, सेमीकंडक्टर और फिलामेंट बल्ब जो है ये नॉन ओहमिक मटेरियल है, तो इनका IV ग्राफ क्या होगा, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ठीक है, वो एक कर्व होगा। द IV ग्राफ ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड शोड इट इज़ ऑल्सो नॉन लीनियर ग्राफ। नॉन लीनियर ग्राफ मीन ये स्ट्रेट नहीं होगा, जैसे कि ये लीनियर है। ओहम लॉ को जो भी मटेरियल फॉलो करेगा उसके लॉ को, उसका ग्राफ जो है वो लीनियर आएगा, लीनियर ग्राफ। मेरे आगे स्टैंड रखा हुआ है, इस वजह से मैं सही से लिख नहीं पा रही।
ये बताना था कि इस वजह से ये जो तीनों नॉन ओमिक मटेरियल है इनका ग्राफ भी नॉन लीनियर ही होगा। इन सेमीकंडक्टर डायोड द करंट पासेस when the voltage is applied in one direction but when it act in opposite direction the current is almost zero। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर डायोड में करंट जो पास होता है जब हम वोल्टेज को अप्लाइड करते हैं इन वन डायरेक्शन में, मीन कोई भी हमने सेमीकंडक्टर लिया और हमने वहाँ पे वोल्टेज अप्लाइड किया और एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। व्हेन इट एक्ट इज अपोजिट डायरेक्शन, तो वो जो है एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो एक्ट करेगा। मीन अगर आप एक डायरेक्शन से वोल्टेज दे रहे हैं तो वो जो सेमीकंडक्टर है ना वो अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट करेगा और उसके नतीजे में जो करंट होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक है। ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि करंट किस तरह से ज़ीरो होता है सेमीकंडक्टर में, क्योंकि वन डायरेक्शन से वोल्टेज प्रोवाइड होता है, सेमीकंडक्टर एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन से, जिसके रिज़ल्ट में जो है करंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। सो ये सेमीकंडक्टर का काम था, इंट्रोडक्शन कह लें, ठीक है। अ गिवन चेंज वोल्टेज कॉजेज स्मॉलर चेंज इन आई। अब ये कह रहे हैं कि जो वोल्टेज हमने दिया है, जो छोटा सा चेंज आया है वोल्टेज में, वो स्मॉलर चेंज करता है किसमें, करंट में, ठीक है। एट लार्ज वैल्यू ऑफ वी फिलामेंट बल्ब, कह रहे हैं कि छोटा सा हमने वोल्टेज में चेंज किया तो छोटा सा चेंज आया करंट में, लेकिन लार्जर वैल्यू हो गई किसकी, फिलामेंट बल्ब के वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा हो गया। समझ आ रही है। इस तरह से गिवन चेंज वी कॉजेज लार्जर चेंज इन आई। इस तरह से अगर हम कोई भी चेंज करेंगे वोल्टेज में तो बहुत ज़्यादा चेंज आएगा करंट में, ठीक है। एट लार्जर वैल्यू ऑफ वी डायोड थर्मिस्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस, ये इन दोनों का फ़र्क ये कहने हैं कि अगर आप वोल्टेज को चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल वोल्टेज जो है पहले मटेरियल को, आप कोई भी मटेरियल है आपने उसको 20 प्रोवाइड किया है और उसके बाद आप 40 प्रोवाइड करें, 20 से 40 पे गए तो इसका मतलब चेंज आया है, ठीक है। तो वो जो चेंज आपने किया है वोल्टेज में वो थोड़ा सा चेंज लाएगा किसमें, करंट में, ठीक है। मीन अगर करंट पहले 20 एम्पेयर था तो अभी वो 25 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा चेंज आएगा, जबकि वोल्टेज में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाएगा, जैसे कि वोल्टेज 20 से 40 पे चला गया, ठीक है। फिलामेंट बल्ब की बात हो रही है। और इस तरह से अगर हम थर्मिस्टर या डायोड की बात करेंगे तो अगर हम वोल्टेज को चेंज करेंगे तो वो लार्जर चेंज लाएगा करंट में। थर्मिस्टर या डायोड में ये होगा कि वोल्टेज को चेंज करने से लार्जर चेंज आएगा करंट में, ठीक है। जबकि फिलामेंट बल्ब में क्या था, स्मॉलर चेंज आ रहा था करंट में। ये फ़र्क है थर्मिस्टर और फिलामेंट बल्ब में। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, सो बी प्रिपेयर, ठीक है। रेजिस्टेंस इज अपोजिट, रेजिस्टेंस क्या होती है, अपोजिशन होती है ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस, जो कि ऑफर होती है बाय द सब्सटेंस टू द फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, रेजिस्टेंस होती है रुकावट, ठीक है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन को जो रुकावट फेस करनी होती है, जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफर बाय द सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी अपोजिशन को जो है, मतलब उसमें जो रुकावट आती है रेजिस्टेंस की, बाकायदा शायद मैंने डेफिनेशन भी समझाई हुई है और यहाँ पे भी ये एज डेफिनेशन ही है। रेजिस्टेंस इज इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन, देखें रेजिस्टेंस क्या है, एक इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन है टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन आती है, जो रगड़ आती है, तो वो रेजिस्टेंस कह सकते हैं हम उसको। एंड विथ फ्लो ऑफ करंट, और जो फ्लो ऑफ करंट होता है कॉजेस प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी जब कोई किसी भी चीज़ से जब करंट पास करता है तो वो हीट की प्रोडक्शन होती है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम चार्जिंग को, मोबाइल को अगर हम चार्जिंग पर लगाते हैं तो अगर हम बहुत ज़्यादा 2 घंटे से चार्जिंग जा रही है तो हम जब चार्जिंग को हाथ लगाते हैं तो वो गर्म होता है, क्योंकि उससे करंट जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में पास हुई होती है, जिसकी वजह से उसने प्रोडक्शन ऑफ हीट दी होती है। इस वजह से वो हमें क्या लगता है, हॉट लगता है। सो ये सारी बातें थी जो काफ़ी बेसिक थी, लेकिन मैं इसको काफ़ी डीप में लेके गई ताकि जब आप अपनी प्रोविंस की बुक से, चाहे आप पंजाब की स्टूडेंट हो या केपी के हो या फेडरल के हो या सिंध के हो, इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि ये की पॉइंट्स तमाम प्रोविंस की बुक से, और इसको पढ़ने के बाद आप इजीली अपनी प्रोविंस की बुक जो है
वो रीड आउट कर सकेंगे, क्योंकि मैंने ये की पॉइंट बहुत ही डीप में समझाए ताकि आप अपनी प्रोविंस बुक को इजीली जो है रीड आउट कर सकें। सो ये जो था हमारा, अभी और भी है, ठीक है, आगे द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है ना, वो क्या है, रेजिस्टेंस इज़ ओहम, यानी रेजिस्टेंस को हम ओहम में लिखते हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ओमेगा। यानी इसको जो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है उसे हम कहते हैं ओहम, और ये ओहम को हम कौन से सिंबल से शो करते हैं, इसे हम इस सिंबल से शो करते हैं जिसको हम कहते हैं ओमेगा। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में आ चुका है और आ भी सकता है। और 1 ओहम बराबर है किसके, 1 वोल्ट पर 1 एम्पेयर। ये तो मैं बाकायदा प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह से जो है ये वोल्ट पर एम्पेयर है, क्योंकि आ सकता है कि ओहम एमसीक्यूज में ये आ सकता है, मैं दे भी सकती हूँ कि ओहम किसके बराबर है। तो अगर आपने ये की पॉइंट मुझसे समझा होगा तो आपको यकीनन इसका सही आंसर ही आप टिक करेंगे। 1 ओहम जो है वो बराबर होता है 1 वोल्ट पर एम्पेयर के। ये मैं प्रीवियस वीडियो में ओहम्स लॉ में मैंने समझाया था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि ये आगे आएगा तो मैंने उसी वक्त आपको वो समझा दिया था। तो वो स्टूडेंट जिसने ओहम्स लॉ, जो कि फ़र्स्ट टॉपिक था हमारा, अगर वो वीडियो जिसने भी देखी होगी तो उसको ये समझ आई होगी। मैं ज़रा से वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने समझाया था कि ओहम्स लॉ जो है वोल्टेज प्रोपोर्शन है आई की, इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए मतलब इक्वल टू हम जब लगाएंगे जब कोई कांस्टेंट होगा, तो हमने आर को कांस्टेंट ले लिया। अब ये आई जो है आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, आर मीन रेजिस्टेंस से, ठीक है, और आई मीन करंट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वोल्टेज पर एम्पेयर। वोल्ट, ये जो वी है ये वोल्टेज को शो कर रहा है, ठीक है, और आई जो है करंट को शो कर रहा है, जिसका यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, और ये रेजिस्टेंस है जिसका यूनिट है ओहम, ओमेगा से शो करते हैं। तो ये देखें रेजिस्टेंस, 1 रेजिस्टेंस लगा लें यहाँ पे, 1 वोल्ट 1 एम्पेयर, यही है ना, देखें यही शो हो रहा है कि ऐसा यूनिट जो है रेजिस्टेंस का वो ओहम है जिसके हम ओमेगा से शो करते हैं, और ये 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पेयर के। सो ये जो है इसको देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा। सो लार्जर द लेंथ ऑफ वायर, अब इसका अगर हम जो है कोई भी वायर है, ठीक है, उसकी लेंथ है, अगर हम उसको लार्जर करेंगे तो लार्जर विल बी द रेजिस्टेंस। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी वायर की लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा वायर की लंबाई होगी उतनी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। सो मीन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शन है लेंथ के, मीन लेंथ जितनी ज़्यादा होगी वायर की उतनी रेजिस्टेंस होगी, उतनी ही करंट को रुकावट फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन होगा वहाँ पे। थिकर वायर हैव लेस रेजिस्टेंस, ठीक है, ये लेंथ और रेजिस्टेंस का रिलेशन आपको समझ आ गए। अब मैं आप थिकर वायर मीन जब कोई भी वायर जितनी थिक होगी ना, जितनी उसकी जो मोटाई होगी, ठीक है, या चौड़ाई के लिए कि थिकर वायर हैव लेस रेजिस्टेंस, तो उसकी लेस रेजिस्टेंस होगी पर मीटर, यानी 1 मीटर के हिसाब से, एंड विल कॉजेस लेस एनर्जी लॉस, और उसका जो एनर्जी लॉस होगा ना वो भी कम होगा, ठीक है। इसी वजह से लोग जो है बड़ी बड़ी चीज़ों को चलाने के लिए, जैसे एसी हो गया या कोई और चीज़ हो गई, तो उसको चलाने के लिए जो है हम मोटी मोटी तारों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम क्यों करते हैं, ताकि करंट को ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन फेस ना करनी पड़े, क्योंकि जितनी चौड़ाई होगी तार की उतनी ही रेजिस्टेंस जो है वो लेस होगी और एनर्जी लॉस भी कम होगा और हमारी वो चीज़ भी बेहतरीन चल पाएगी, ठीक है। सो वो इस वजह से होता है। चौड़ाई मतलब एरिया, कि जितना हम वायर जितनी मोटी लेंगे उसका एरिया बड़ा होता जाएगा ना, और जितना एरिया बड़ा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगी उतनी कम होगी और एनर्जी लॉस भी कम होगा, और फिर इलेक्ट्रिसिटी का लॉस जब नहीं होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो वो चीज़ जो है ज़्यादा अच्छी चलेगी क्योंकि वो रेजिस्टेंस कम होगी। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है, मैंने आपको ये 2 समझाए ना,
ये भी समझा देती हूँ। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। मीन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। मतलब अगर कोई वायर जो है कोई मशीन है जो कि सुबह से चल रही है, ठीक है, और वो 5-6 घंटे हो गए उसे चलते हुए, और वो क्या होगी, वो गर्म हो गई, ठीक है, जाहिर सी बात है वो गर्म हो गई है। और अब क्या होगा कि उसमें रेजिस्टेंस, जब वो गर्म हो गई तो उसमें मज़ीद रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई, जितनी रेजिस्टेंस पहले थी उससे दुगनी हो गई, क्योंकि अब क्या हो गई, वो मशीन वो गर्म भी हो गई है साथ में, मतलब वो तार, ठीक है। तो ये 3 रिलेशन जो मैंने आपको यहाँ समझाए हैं, मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, ये एक वायर है, ठीक है, ये वायर है हमारे पास, वायर तो पता नहीं कुछ और ही बन गया, ये हमारे पास वायर है, इसको हटा दें। देखें ये इस लेंथ, ये फर्स्ट वायर है हमारे पास, और ये हमारे पास सेकंड वायर है। अब फर्स्ट वायर की लेंथ क्या है, कम है ना, और सेकंड वायर की लेंथ जो है वो क्या है, ज़्यादा है। और मैंने आपको क्या रिलेशन बताया था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, लेंथ के। अब इसमें इस वायर की लेंथ जो है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि फर्स्ट वायर की लेंथ जो है वो कम है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी भी कम ही होगी, क्योंकि लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगी, क्योंकि दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। इस तरह से सेकंड वायर जो है उसकी लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है इनका। तो ये तो हमारी थी फर्स्ट करेक्टर था जो मैंने समझाया था ये, ठीक है। अब सेकंड जो था वो मैंने ये समझाया था थिकनेस के बारे में, कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है थिकनेस या एरिया कह लें, ठीक है। वो किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो है लेंथ मैंने सेम ली है, ठीक है, लेंथ पे डिपेंड ना करें क्योंकि लेंथ सेम है। ये हमारे पास फर्स्ट वायर है और ये हमारे पास सेकंड वायर है, ठीक है। अब मुझे बताएं फर्स्ट वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी या सेकंड वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और तो ये फर्स्ट वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है या सेकंड की। सबसे पहले तो आप एरिया देखें, फर्स्ट का ज़्यादा है या सेकंड का ज़्यादा है। एरिया मीन चौड़ाई किसकी ज़्यादा है, थिकनेस किसकी ज़्यादा है, सेकंड वाले की थिकनेस जो है वो क्या है, ज़्यादा है, थिकर है ना। सो ये थिकर है, ये क्या है, ज़्यादा है, इसकी सेकंड वाले की ज़्यादा है और उसकी क्या है, इसकी कम है, इसकी कम है फर्स्ट वाले की। थिकनेस मीन एरिया, ठीक है, एरिया मतलब सेकंड वाले का एरिया ज़्यादा है। जब एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, सेकंड वाले की बात कर रही हूँ, जब एरिया जो है वो ज़्यादा है सेकंड वाले का तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। एरिया या थिकनेस जो है रेजिस्टेंस का, इससे इन्वर्स रिलेशन है। सेकंड वायर का एरिया ज़्यादा था तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। जबकि फर्स्ट वायर का एरिया कम था, थिकनेस मीन थिकनेस एरिया एक ही है कि अगर वो कम था तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ दिखा देती हूँ, इसका क्या था, एरिया कम था तो इसकी रेजिस्टेंस क्या थी, ज़्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है और सेकंड वायर की रेजिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। सो ये भी इस तरह से भी हम MCQs आ सकते हैं। मैंने लेंथ सेम ली है ताकि आप उस जगह पे कंफ्यूज ना हो सके। और जो थर्ड थी, यहाँ पे तो जगह नहीं है, ठीक है, यहीं करवा देती हूँ। जो थर्ड था जो मैंने बताया था वो ये था कि रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर से, ठीक है। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जितना ही ज़्यादा कोई चीज़ हीट अप होगी, उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी,
तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि मैंने आपको बता दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। सो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, मैं इसको यहाँ पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रिलेशन और ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया है ना, इसको ड्राइव किस तरह से करते हैं और किस तरह, जिस तरह से हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया था, इस तरह से हम यहाँ पे भी कांस्टेंट यूज़ करेंगे। फिर उसका एक फार्मूला बनेगा जो कि आप न्यूमेरिकल में इजीली यूज़ आउट कर सकेंगे। सो ये यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। और मैं जो भी वीडियो बनाया करूँ, जिस टॉपिक से बनाया करूँ, वो वीडियो देखने के बाद अपनी प्रोविंस की बुक से ज़रूर रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी कंसर्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसका ये जो है हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, ठीक है, जो कि काफ़ी डीप है, मैंने समझाया है और इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, तो इस वजह से मुझे इस पर काफ़ी टाइम जो है कंज्यूम करना पड़ा। इंशाल्लाह इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है डन करेंगे, पार्ट 20 की वीडियो बनेगी। सो यहाँ पर जो है एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। और होमवर्क आप लोग का मैं बार बार हर वीडियो में नहीं बताऊँगी, यही होमवर्क है कि हर वीडियो जो भी रिलेटेड टू टॉपिक है, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, इसको देखने के बाद बुक की रीडिंग स्टार्ट कर दे, प्रोविंस की बुक से, कोई भी प्रोविंस से आप हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये चैनल जो है हर प्रोविंस के लिए, हर प्रोविंस वाला स्टूडेंट ही देख रहा होता है। सो अपनी प्रोविंस की बुक से आज भी रीड करें, आपको यकीनन आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।